हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 4। मुरारी खामोशी से आदमी की तरफ देख रहा था जिसने मुरारी की गर्दन पर छुरा रखा था। मुरारी एकटक उसे देखते रहा और फिर एकदम से रो पड़ा। मुरारी को रोते देखकर आदमी परेशान हो गया और उसने गले के सामने से छुरा हटाकर कहा, अरे अरे विधायक जी, क्या हुआ? रो काहे रहे हैं? हमको कुछ ज्यादा डरा दिए का? अरे यार चुप हो जाओ, मतलब तुम तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुरारी ने रोना जारी रखा और वहीं पास पेड़ के पत्थर के पास आकर बैठ गया और सुबकने लगा। आदमी भी उसके पास चला आया और बगल में उकड़ू बैठकर कहा, क्या हुआ, कुछ बताओगे? मुरारी ने रोते हुए आदमी की तरफ देखा और उसके गले में पड़ा गमछा निकालकर उससे अपने आंसू पोंछे और साथ में नाक भी पोंछ ली। गमछा आदमी की तरफ बढ़ाया तो आदमी ने उसे हिराकत भरी नजरों से देखा और गमछे को उंगली की चुटकी से पकड़कर साइड में डाल दिया। आदमी ने वहीं नीचे पड़ा लकड़ी का एक तिनका उठाया और अपने दांत कुरेदते हुए कहा, यार देखो विधायक जी, चाकू के डर से रोने वाले तो तुम हो ना ही। हमने अभी तक तुमको कोनो नुकसान पहुंचाया तो फिर जे रोना धोना का है? मुरारी ने बोलना शुरू किया, एक जमाना था जब तुम्हारी तरह हम भी बनारस में कुले सांड बन के घूमत रहे। जिसको मन हुआ गरिया दिए, जिसको मन हुआ पेल दिहिस। तो शायद असाओ मीट पर नाश्ता करते थे और गोदोलिया की लिट्टी चोखा की तो बात ही ना पूछूं। बॉलीवुड में सलमान खान तो साला बनारस की गलियों में हम फेमस रहे हैं लड़कियों के बीच, पर मजाल है किसी का चक्कर में पड़ जाए। पर साला जब से हमारी शादी हुई है, जब विधायक बने हैं, तब से सब बंद हो गवा। अरे लौंडिया के चक्कर में साला कब हम रंगबाज से घरबाज बन गए पता ही नहीं चला। आज तुमको देखा तो हमरे वही पुराने दिन याद आ गए। मुरारी की बात सुनकर आदमी ने कहा, अरे जे का कह दिए विधायक जी, शादी की याद काहे दिला दिए? मुरारी अब तक आदमी के मुंह से बार बार विधायक सुनकर चिढ़ चुका था, क्योंकि हमारा मुरारी अब विधायक तो रहा नहीं था। इसलिए उसने आदमी को खींचकर एक थप्पड़ मारा। आदमी का पूरा संतुलन बिगड़ गया और उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अब जे का था? जे था कंटाप। चला एक बात बताए दे रहे हैं तुमको, हर सफेद कुर्ते वाला आदमी विधायक नहीं होता है। हाँ पहले थे हम, पर अब ना है। काहे साला बीवी बच्चे के चक्कर में जे सब छोड़ना पड़ा हमको, काहे कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। मुरारी ने कहा तो आदमी ने डरते डरते हामी गर्दन हिला दी। कुछ देर पहले जो आदमी मुरारी को छुरी दिखाकर डरा रहा था, अब उसी के बगल में उकड़ू बैठा उससे डर रहा था। मुरारी ने आदमी को देखा और कहा, तुम शादी के नाम पर काहे बिलबिलाए? चले तुमको देखकर तो हम भी शौक में है कि तुम्हारे जैसे आदमी की भी शादी हो सकती है। इतना गुटखा खाए हो कि सब दांत रंग लिए हो। बिमल पान मसाला वालों को तबीयत से अपने दांत दिखा दो ना, तो अजय देवगन को हटाकर तुमको स्पॉन्सरशिप दे देंगे। का बताए विधा, हमारा मतलब का बताए बाबू, शादी के बाद हमारी जिंदगी कितनी झंड हो गई है। आदमी ने रोते हुए कहा, पहले तो हमको ये बताओ, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं जो बाबू कही के बुलाए रहे हो हमें? हाँ भादो के मेला माँ साथ फोपिया खाए हो हमारे साथ। साले टाइम पास ना करो, हमारे साथ यहीं पटक के पेल देंगे। मुरारी कुमार मिश्रा नाम है हमरा, तो तुमको का बुलाओगे? मिश्रा जी का बोलोगे? मुरारी ने आदमी को झिड़कते हुए कहा, मिश्रा जी। आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, बहुत सही, अब जल्दी से अपनी राम कथा सुनाओ हमको, निकलना भी है यार, बाद में देर हो रही है। मुरारी ने अपना दूसरा पैर अपने पैर पर रखते हुए कहा और हाथों को गर्दन के पीछे लगा लिया। वही तो हम कह रहे हैं मिश्रा जी, सारे फसाद की जड़ ना जे शादी है। शादी से पहले हमें कितना खुश रहल, पर जब से शादी हुई है हमारा जीना हराम हुई गवा है। बनारस में इतना काम धंधा नहीं, इलिए दिहाड़ी करके जो मिलता जितना मिलता उसमें गुजारा कर लेते। पहले अकेले थे तो काम चल जाता था, पर जब से शादी हुई है बीवी का लाली पाउडर लाते लाते कंगाल हो चुके हैं। बीवी ने धमकी दी है, उनको चाहिए लेकमे का फाउंडेशन। अब भले उसके लिए चोरी करे चाहे किसी का गला काटे। तुम पहले कस्टमर थे, तुम्हें धर लिए, बहानी भी ना होने दी हमने, बस इलिए अब रोना आ रहा है। आदमी ने अपनी कहानी कह सुनाई। मुरारी ने सुना तो उसे आदमी से हमदर्दी भी हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। उसने कहा,
तो ई तुमको सही रास्ता लगा पैसे कमाने का? अरे श्रृंगार तो औरत का हक है और हम मर्दों का फर्ज है उनकी ख्वाहिश पूरी करना। तुमरे वाली तो फाउंडेशन मांग रही, हमरे वाली तो हार में मानी है। जब भैया औरत ना, जो औरत जात किसी की नहीं होती है, कोई ना समझ सकी है। तुम जो करे रहे वो काम भी ठीक नहीं है। मुरारी ने जेब से एक कार्ड निकाला और आदमी की तरफ बढ़ाकर कहा, एक ठो काम करो, जे कार्ड पकड़ो और इनसे जाकर मिलो। जे है हमरे शिवम भैया, इनकी फैक्ट्री में तुमको कोई ना कोई काम मिल जाएगा और जे लो तुम्हारी घरवाली के लिए फाउंडेशन खरीद लेना। कहते हुए मुरारी ने एक 500 का नोट निकालकर आदमी की तरफ बढ़ा दिया। आपका जे एहसान हम कबो ना भूली है विधायक जी। आदमी ने रोते हुए कहा, अबे फिर गलत बोल रहे हो, विधायक नहीं है हम। चले भाग जाओ यहाँ से, हमरे जले पर नमक ना छिड़को तुम। मुरारी ने झल्लाते हुए कहा। आदमी वहां से चला गया। मुरारी ने घड़ी में समय देखा। विधायक ऑफिस पहुंचने में मुरारी काफी लेट हो चुका था, इसलिए जल्दी से उठा और जीप में आ बैठा। उसने जीप स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जीप चलाते हुए मुरारी ने जीप के साइड मिरर में देखा तो उसका हाथ अपने हाथ मूंछों पर चला गया और वह खुद ही बड़बड़ाया, चला लगते तो आज भी हम विधायक ही हैं, फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाएगा। मुरारी ने मन ही मन फैसला किया और जीप की स्पीड बढ़ा दी। दोपहर के खाने के बाद गौरी हॉल में बैठी नंदिता के आने की राह देख रही थी। आखिर उसे सगाई में आने वाले मेहमानों के लिए तोहफे जो सिलेक्ट करने थे। गौरी अपनी सगाई की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रही थी। नंदिता पिछले कुछ वक्त से घर की बालकनी में खड़ी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। गौरी ने एक बार फिर झांक कर देखा और नंदिता को आवाज दी, ममा आ जाओ ना, मुझे और भी बहुत काम है। बस आई। अच्छा किट्टू, इस वेडनेसडे गौरी की सगाई है और तुम्हें जरूर आना है, भूलना मत, ठीक है? चल बाय, अपना ख्याल रखना। कहते हुए नंदिता हॉल में आई और गौरी के साथ नीचे आ बैठी। मम्मा, किससे बात कर रही थी आप? आपको पता है ना घर में कितने सारे काम हैं। अब इन गिफ्ट्स को पैक करने में मेरी मदद कीजिए। गौरी ने कहा। किट्टो मौसी का फोन था, उन्हें तेरी सगाई में इंदौर आने के लिए कहा है। नंदिता ने बॉक्स जमाते हुए कहा, वाओ किट्टो मौसी, मेरी बात क्यों नहीं करवाई उनसे? वैसे अच्छा है, वो मेरी सगाई में आएगी तो उनके लिए भी कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ दूंगी मैं। गौरी ने खुश होकर कहा। इसका बस चले तो ये सबकी शादी करवा दे। जय ने सोफे पर पसरते हुए कहा। ओ हेलो, तुम्हारी शादी करवाकर मुझे किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करवानी है। वैसे भी तुमसे शादी करने के लिए कौन हाँ करेगी? गौरी ने अपने भाई जय का मजाक उड़ाते हुए कहा। गौरी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, अभी उसकी उम्र है क्या शादी की? नंदिता ने गौरी को आंखें दिखाते हुए कहा। वो सब छोड़िए, ये बताइए किट्टो मौसी ने और क्या कहा? वो कितने दिन पहले आ रही है? मैं उनसे आखिरी बार तब मिली थी जब मैं 10th में थी। आई एम सो एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए। गौरी ने खुश होकर कहा। उसने कहा है वो सगाई वाले दिन पहुंच जाएगी। मैं भी चाहती हूँ किट्टो अब किसी को पसंद कर ले और शादी कर ले। आखिर कितने साल वो ऐसे ही जिंदगी जीने वाली है? नंदिता ने सोच में डूबकर कहा। हो कम ऑन मामा, इस बार मैं किट्टो मौसी से मान की बात करवाऊंगी। मान किट्टो मौसी के सामने एक बढ़िया स्पीच देगा और किट्टो मौसी फ्लैट। देखना वो भी मान से इंप्रेस हो जाएगी और उसकी बात नहीं टालेगी। गौरी ने कहा। गौरी, मानविंदर जी तुम्हारे होने वाले पति हैं, कम से कम उनके नाम के आगे जी तो लगा सकती हो ना तुम? नंदिता ने गौरी को डांटते हुए कहा। इस जी का तो पता नहीं, बेचारे जीजा जी का जी जरूर निकलने वाला है। अभी उनको पता नहीं है किस तूफान को अपने घर में लेकर जा रहे हैं वो। कहते कहते जय उठा और गौरी के बाल खींचकर वहां से भाग गया। जय के बच्चे! गौरी कहते हुए उठी और जय के पीछे गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और जिस तरफ से गुजर रही थी उस तरफ सामान रखा था। जैसे ही गौरी आगे बढ़ी, सामान भी गौरी के साथ आगे बढ़ गया और गौरी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके बाल बिखर गए। वह खुद को संभाल पाती इससे पहले ही उसका फोन बजा और गौरी ने गिरे गिरे ही अपना फोन उठाया और कहा, हेलो।
हे गौरी, क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से मुन्ना की आवाज उभरी। मुन्ना की आवाज सुनते ही गौरी सब भूल जाया करती थी, इसलिए कहा, मैं गिर गई हूं। गिर गई हो? लेकिन कहाँ? मुन्ना ने हैरानी से कहा, ओह, तुम्हारे प्यार में। गौरी ने वहीं जमीन पर पलटते हुए कहा, और इसी के साथ टेबल पर रखे गिफ्ट्स भी उसके ऊपर आ गिरे। नंदिता ने देखा तो अपना सर पीटते हुए कहा, हाँ, इस लड़की का मैं क्या करूं? दूसरी तरफ मुन्ना ने गौरी की बात सुनी तो मुस्कुराए बिना ना रह सका। आखिर अपनी प्रेमिका से ये सुनना भला किस लड़के को अच्छा नहीं लगेगा। शक्ति से नाराज होकर काशी घर चली आई। दोपहर के खाने के सामने अधिराज जी ने देखा काशी नहीं है तो उन्होंने अंबिका से कहा, अंबिका जी, काशी कहाँ है? क्या वो आज खाना नहीं खाएगी? गौरी के घर से तो काशी सुबह ही वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, शायद अपने कमरे में होगी। अंबिका ने अधिराज जी की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, आज सुबह बनारस से फोन आया था। अनु बता रही थी मंगलवार दोपहर तक वे लोग इंदौर पहुंच जाएंगे। बुधवार को सगाई है। सगाई के बाद बच्चे कुछ दिन यहीं रुकेंगे, बाकी सब मेहमान अगले दिन निकल जाएंगे। गौरी मुन्ना की सगाई के बहाने ही सही, कितने दिनों बाद सब एक साथ होंगे। अधिराज जी ने कहा, हाँ, मैंने भोला से कहकर ऊपर की सभी कमरों की अच्छे से सफाई करवा दी है और कुछ एक्स्ट्रा मैट्रेस भी मंगवा लिए हैं। अनु को तो आप जानते ही हैं, उसने सब पहले ही बता दिया। ये लड़की भी ना बेटे की सगाई करने जा रही है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया है। अंबिका जी ने बैठते हुए कहा, उसे हमसफर भी तो ऐसा ही मिला है जिसने अब तक उसके बचपने को बचा कर रखा है। अधिराज जी ने खाना खाते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए खा ही रहे थे कि तभी हाथ में डिब्बा लिए शक्ति वहां आया। अरे शक्ति बेटा, आओ बैठो, खाना खाओ, अधिराज जी ने कहा। सबसे पहले आप लोग ये मिठाई खाइए, हमारा प्रमोशन हुआ है, आपका आशीर्वाद चाहिए। कहते हुए शक्ति ने अधिराज जी को मिठाई खिलाई और उनके पैर छूकर उनके बगल में आ बैठा। काशी दिखाई नहीं दे रही। शक्ति ने अपने लिए प्लेट लगाते हुए कहा, उसे पता नहीं क्या हुआ है। सुबह मुझसे कहा कि गौरी के घर जाना है, उसके बाद वहां से वापस आई और अपने कमरे में चली गई। तब से अपने कमरे में ही है। अंबिका जी ने कहा, अरे उसका मन नहीं होगा, वो बाद में खा लेगी। अधिराज जी ने कहा, हमें पता है उसका मन क्यों नहीं है। शक्ति ने कहा, क्यों? अधिराज जी ने पूछा। बस ये समझ लीजिए नाना जी कि आपकी काशी हमें बहुत तंग करने वाली है, हम उसे लेकर आते हैं। कहते हुए शक्ति उठा और काशी के कमरे की तरफ बढ़ गया। काशी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शक्ति धीरे से धकेलकर अंदर आया। कमरे का नजारा देखकर शक्ति मुस्कुरा उठा। काशी बिस्तर पर उल्टे लेटे गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ रही थी। उसने एक पंखुड़ी तोड़ते हुए कहा, शक्ति हमसे प्यार करता है। अगले ही पल उसने दूसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, शक्ति हमसे प्यार नहीं करता। काशी के पीछे खड़ा शक्ति खामोशी से सब देख रहा था और काशी के इस बचपने पर मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। काशी ये दोनों बातें बोलते हुए एक के बाद एक सभी पंखुड़ियों को तोड़ते जा रही थी। सबसे आखिरी पंखुड़ी जैसे ही तोड़ने लगी, शक्ति ने कहा, शक्ति तुमसे प्यार करता है काशी, और यही सच है। काशी ने जैसे ही शक्ति की आवाज सुनी, अपनी गर्दन घुमाई और हैरानी से देखा। शक्ति को लेकर उसका जो गुस्सा था वो अगले ही पल गायब हो गया और काशी मुस्कुराती। उसकी ये मुस्कुराहट ही तो थी शक्ति का असली सुकून। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 4। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। हर हर महादेव।